नमस्कार साथियों, सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए सामान्य विज्ञान में आज एक टॉपिक प्रारंभ करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यदि आप भविष्य में एईडीओ, पीएसओ, दरोगा, रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित पर्णहरित, जो पौधों की कोशिका है उसमें उपस्थित पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, की सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल है, उसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों, कार्बोहाइड्रेट्स व ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेड़ पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसमें एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में इस टॉपिक से निश्चित रहता है। तो पेड़ पौधे द्वारा जो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो अब ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण आखिर किसके किसके उपस्थिति में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उपस्थित होना चाहिए, साथ में जल, प्रकाश और पर्णहरित। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये ध्यान रखिएगा, ये चार चीज़ें। सबसे पहले तो पर्णहरित किस में पाया जाएगा, पौधे में, यानी पौधे की जो पत्ती है उसमें पर्णहरित। फिर जो पौधा का जड़ होता है तो जड़ जमीन से जल प्राप्त करता है तो जल भी चाहिए, और उसके बाद जो है प्रकाश चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरित या कभी क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। इतने चीज़ों की आवश्यकता होगी। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण को व्यक्त किया जाता है कैसे, तो 6 CO2 लिया जाएगा और 12 जल। इसको दोनों को सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में लाया जाएगा तो C6H12O6 प्लस 6 जो है जल का यौगिक बनेगा और 6 ऑक्सीजन का बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में जल के कितने यौगिक का निर्माण होता है, 6 जल के यौगिक और ऑक्सीजन का 6, और ये हो गया आपका ग्लूकोज C6H12O6। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कैसे व्यक्त करते हैं, यहाँ ध्यान से इसको देख लीजिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, 12 जो है जल के रहेगा, और ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा H2O जल के 6 अणु बनेगा और ऑक्सीजन के 6 बनेगा, और साथ में ये ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। तो इसमें ध्यान रखिएगा, 6 बनेगा जल का, 6 ऑक्सीजन का, और साथ में ग्लूकोज का निर्माण होता है। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, जो वनस्पति है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, पत्तियों में जो पौधे के पत्ती होते हैं उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में, जो पत्ती है उसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी कहाँ, पत्ती में, और पत्ती में भी कहाँ, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए जो हरी पत्ती होते हैं, जैसे हरी पत्ती यहाँ बोल रहे हैं तो आप इमेज बनाइए, हरी पत्ती को देखिए कि हरी पत्ती है, उसमें क्या मौजूद है, तो उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, तो उपस्थिति तो आवश्यक है क्लोरोफिल का, और इसके साथ में प्रकाश का भी जरूरी है। तो वो 4 चीज़ों जो ऊपर हम लोगों ने देखा था, जल भी जरूरी है तो क्लोरोफिल भी उसमें आता है। या फिर पर्णहरित भी देखने को मिलेगा। पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है, जो पौधे के पत्ती में पर्णहरित पाया जाता है उसमें जो तत्व पाया जाता है वो मैग्नीशियम है। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट
इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के अन्य प्रमुख घटक क्या है? क्लोरोफिल के अन्य प्रमुख घटक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तथा नाइट्रोजन है। क्लोरोफिल के जो अन्य प्रमुख घटक हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी CHON, ऐसे ध्यान रख लीजिए, CHON, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, साथ में उधर मैग्नीशियम जो है तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? पर्णहरित का निम्नीकरण, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पर्णहरित का निम्नीकरण यानी कमी नहीं हो सकता है, क्योंकि यही तो भोजन बनाने में सहयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सा प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील होता है? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी के इंटर लेवल में ये पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सा प्रकाश सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, सबसे एक्टिव, तो सबसे एक्टिव होता है लाल। ऐसे भी ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक रंग कौन सा है? डेंजर। डेंजर होगा तो लहू बहेगा, खून बहेगा, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? लाल प्रकाश। लाल जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग का प्रकाश सर्वाधिक प्रभावकारी होगा? तो जो ज़्यादा एक्टिव होगा, एक्टिव कौन होगा? लाल ज़्यादा एक्टिव होगा। तो लाल ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादा एक्टिव जो रहता है वो खतरनाक होता है, और खतरनाक मतलब डेंजर, और डेंजर यदि है तो खतरा हो सकता है, फिर रक्त भी बहेगा, लहू भी बहेगा, लाल भी निकलेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक क्रियाशील लाल प्रकाश है और प्रभावकारी भी लाल प्रकाश ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग का प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? अब ध्यान दीजिए, सबसे कम प्रभावकारी कौन सा होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश। ऐसे भी आप जब स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो आप याद रखे होंगे विविग्योर या बेजाही, बेजानी हॉपी नाला, यानी बैंगनी से शुरू करते हैं, लाल की ओर बढ़ते हैं, और लाल का जो होता है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी का कम होता है। तो इसीलिए लाल ज़्यादा एक्टिव होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है, इसीलिए यह सबसे कम प्रभावकारी होता है। तो बैंगनी जो है ये बैगन है, बैगन है, तो बैगन क्या ही कर सकता है, तो ये सबसे कम है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम प्रभाव होता है किसका? बैंगनी रंग का। प्रकाश के किस रंग का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के किस रंग का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है कि प्रकाश के किस रंग का पौधा जो है तीव्र अवशोषण करता है। तो नीला और लाल, नीला और लाल ये दोनों रंग ऐसे हैं जिसको प्रकाश जो है, ये जिसको पौधा जो है तीव्र अवशोषित करता है, यानी सबसे तेज गति से अवशोषित करता है। नीला और लाल, लाल और नीला, नीला और लाल को सबसे तेजी गति से अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में संभव है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में संभव है? सौर प्रकाश एवं कृत्रिम प्रकाश। ये देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ऑप्शन में मान लीजिए कि सौर प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश, और एक दे देगा आपको सी में दोनों, तो फिर सभी लोग मारेंगे सौर प्रकाश। सौर प्रकाश जो है वो तो है ही, साथ में कृत्रिम प्रकाश भी संभव है। कृत्रिम यानी प्रकाश संश्लेषण, एक जो सूर्य का प्रकाश आता है वो, और एक जो कृत्रिम प्रकाश होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। और अभी आप लोग सुने होंगे चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य भी बनाया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण सौर प्रकाश के साथ कृत्रिम प्रकाश दोनों में संभव है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब संपन्न होती है? दिन अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब संपन्न होती है? दिन अथवा रात्रि में। तो ये ध्यान रखिए, दिन में तो सूर्य का प्रकाश रहेगा और कृत्रिम प्रकाश तो कभी भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं हैं, दो अवस्थाएं होती, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। दो अवस्था है, प्रकाशी, अप्रकाशी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन से गैस अवशोषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना
वो ऑक्सीजन छोड़ना। जो प्रकाश संश्लेषण चल रहा होता है उस समय हरे पौधे CO2 को लेता है और O2 यानी ऑक्सीजन को छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु कौन सी गैस आवश्यक है? तो आवश्यक गैस जो है CO2 है। CO2 है, ध्यान रखिएगा। O2 भी रहेगा लेकिन वो आवश्यक क्यों नहीं है? क्योंकि O2 तो लेता नहीं, वो तो छोड़ा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में लिया कौन सा गैस जाता है? CO2, इसीलिए CO2 जो है आवश्यक गैस है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उपोत्पाद क्या है? उपोत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या छोड़ा जाता है? O2। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? उत्पाद हो गया, उपोत्पाद हो गया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस जो है आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, कहाँ से आती है? ऑक्सीजन आखिर प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? तो जल के द्वारा जो जल को अवशोषित किया जाता है, तो जल से ऑक्सीजन आता है। अगला देखिए, जल का प्रकाशीय अपघटन कहाँ संपन्न होता है? जो जल है उसका प्रकाशीय अपघटन क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? तो ऑक्सीजन तो बनते ही हैं, साथ में जल भी बनते हैं और ग्लूकोज भी बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ध्यान रखिएगा, केल्विन चक्र। केल्विन चक्र होता है, तो केल्विन चक्र पर ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, पेड़ों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? यानी पेड़ पौधा में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो प्रकाश संश्लेषण से होता है। तो ये जो ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है उसका नाम कह रहा है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे ऊर्जा का उपयोग कहाँ से करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो हैं ऊर्जा का उपयोग कहाँ से करते हैं? सौर ऊर्जा से ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हरे पौधों के द्वारा। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो है यानी यौगिकीकरण हरे पौधों के द्वारा अधिकतम किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश से रासायनिक में। सौर ऊर्जा ATP में कहाँ बदलती है? तो सौर ऊर्जा जो है ATP में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। जो सौर ऊर्जा है ATP में बदल जाता है, कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने ATP अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? 18 अणु। ध्यान रखिएगा, 18 अणु। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने ATP अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? 18। यानी ध्यान से सुनिए इसको कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें कितने ATP अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो टोटल 18 अणु है। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश ऊर्जा जो है ये रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कहाँ पर संचित हो जाती है? खाद्य पदार्थों में। ध्यान दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में जो विकिरण ऊर्जा आता है यानी सूर्य का जो प्रकाश आता है तो वो हो गया विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कहाँ पर संचित हो जाती है? तो ये खाद्य पदार्थों में संचित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऊर्जा किस में परिवर्तित होकर संचित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण से जो प्राप्त ऊर्जा है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर के संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। नेक्स्ट है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है? पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है? सौर ऊर्जा। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है? तो सौर ऊर्जा। ध्यान से समझिए कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई कौन सी ऊर्जा जीवन का आधार है? तो पृथ्वी पर जीवन का आधार सूर्य का ऊर्जा है, तो यही जो है सौर ऊर्जा हो गया। कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन
अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सूर्य की जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है क्लोरेला या हरित शैवाल, इसी को कहते हैं। क्लोरेला को हरित शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस पादप का पूरा शरीर ही प्रकाश संश्लेषी होता है? तो शैवाल और हाइड्रिला। किस पादप का पूरा शरीर ही प्रकाश संश्लेषी होता है? तो शैवाल और हाइड्रिला। शैवाल और हाइड्रिला ऐसे पादप हैं जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं? तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो अधिकांश वो जो ऑक्सीजन है उत्पादित होते हैं शैवालों के द्वारा, क्योंकि शैवाल जो है सबसे ज़्यादा, शैवाल और हाइड्रिला ऐसे पादप हैं जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट है, C3 पौधों में O2 की मौजूदगी प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करने को क्या कहते हैं? तो बारबर्ग प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, C3 पौधों में ऑक्सीजन की मौजूदगी प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करने को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की मौजूदगी, C3 पौधों में ऑक्सीजन की मौजूदगी प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करने को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की दर को जो कम करने किया जाता है उसको कहते हैं वारबर्ग प्रभाव। वारबर्ग प्रभाव। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रोप्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ जीवाणु के बारे में कहा गया है तो फोटो ऑटोट्रोप्स कहते हैं। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले को कहेंगे फोटो ऑटोट्रोप्स। और जो जीवाणु, जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करते हैं उसको कहेंगे स्वपोषी। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कम होती है? तो किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कम होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कहिए क्यों? ये इसलिए क्योंकि आप ऊपर देखे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 जो है ग्रहण किया जाता है, तो वायुमंडल से CO2 को तो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कम होगी, कब? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा कौन सा वर्णक करता है? जो पराबैंगनी किरण है उससे पादपों की रक्षा कौन करता है? केरोटीनाइड्स। केरोटीनाइड्स। जो पराबैंगनी किरण है इससे पादपों की रक्षा कौन सा वर्णक करता है? केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स जो है पादपों की रक्षा करता है। प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम किस में खोजा गया? ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण का एक चक्र है C4 चक्र, और C4 चक्र को मक्का में खोजा गया। मक्का। C4 चक्र को सर्वप्रथम किस में खोजा गया? मक्का में। ध्यान रखिएगा, मक्का में C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था। अब श्वसन के बारे में, रिस्पायरेशन जो है इसके बारे में ध्यान से देखिए, विस्तार से देखते हैं हम लोग। श्वसन क्या है? श्वसन एक जैविक क्रिया है। श्वसन क्या है? एक जैविक क्रिया है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? एक जैविक क्रिया है, यानी श्वसन जो है कोई न कोई जीव ही करेंगे, जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। पादपों में श्वसन किस प्रकार होता है? जो पादप होते हैं उसमें श्वसन किस प्रकार होते हैं? पादपों में श्वसन विसरण क्रिया के द्वारा होता है। जो पादप है उसमें श्वसन जो होगा विसरण क्रिया के द्वारा होता है। प्राणियों की तुलना में पादपों में श्वसन किस प्रकार भिन्न होता है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्राणियों की तुलना में जो जीव जंतु होते हैं उसके तुलना में पादपों में श्वसन किस प्रकार भिन्न होता है?
तो इसको समझिए ध्यान से। पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। जो पादप होते हैं उसकी श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है, यानी जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, जो जंतु हैं, वो जिस तेज़ी से श्वसन करते हैं उससे कम गति से पादप श्वसन करते हैं। यानी पादप धीमी गति से श्वसन करते हैं और जंतु यानी प्राणी जो है उस तेजी से श्वसन करते हैं। पादपों के सभी भाग जैसे मूल, तना, पत्ती श्वसन करते हैं। पादपों के जो है सभी भाग जैसे उसका मूल, तना, पत्ती ये सभी श्वसन करते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है पादपों के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वसन होता है, तो मूल में होता है, तना में होता है, पत्ती में भी होता है, ये सभी में श्वसन होता है। अगला है श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ पर संपन्न होता है। जो श्वसन क्रिया है उसमें ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ पे संपन्न होता है, कोशिकाओं में। श्वसन क्रिया में जो ग्लूकोज अणु है उसका ऑक्सीकरण कहाँ पे संपन्न होता है, तो ऑक्सीकरण संपन्न होता है कोशिकाओं में। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ पे संपन्न होता है, तो ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में संपन्न होता है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, तो कोशिकाओं में। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, कोशिकाओं में ग्लूकोज अणुओं के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन किसको कहेंगे, तो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज अणु है इसके ऑक्सीकरण को, कोशिकाओं में ग्लूकोज अणुओं के ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती है, तो कोशिकीय श्वसन की 2 अवस्थाएं होती है और ये 2 कौन है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन 2 होते हैं। अब देखिए अवायवीय श्वसन, श्वसन का कौन सा चरण है, तो अवायवीय श्वसन जो है ये प्रथम चरण है। अवायवीय श्वसन क्या है, प्रथम चरण है। ऑक्सी श्वसन किसकी मदद से होता है, और यह ग्लूकोज के CO2 तथा H2O में पूर्ण विघटन करने के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सी श्वसन किसकी मदद से होता है, और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के मदद से होता है। एक अनॉक्सी श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरूवेट है इसका विभाजन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रख लीजिए इसको कि ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा और पाइरूवेट का विभाजन हो जाएगा, तो ये कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका किस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में जो है ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है श्वसन में। कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में श्वसन जो है परिवर्तित करता है। जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो जो कोशिका है इसका ऊर्जा का स्रोत ATP है। नेक्स्ट है श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, श्वसन क्रिया में निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, तो श्वसन की क्रिया में निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2 हम लोग छोड़ते हैं और जो ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं उसके अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन क्रिया में जो CO2 छोड़े हैं वो और जो ऑक्सीजन लिए हैं वो दोनों का अनुपात जो होता है श्वसन गुणांक कहलाता है। यानी श्वसन गुणांक बराबर निष्कासित CO2 का आयतन बटा अवशोषित O2 का आयतन। श्वसन गुणांक ध्यान रखिए, जो CO2 हम लोगों ने श्वसन के दौरान निष्कासित किया यानी छोड़े हुए CO2 और ग्रहण किए हुए O2 के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। शर्करा के लिए श्वसन गुणांक का मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिए शर्करा के लिए जो श्वसन गुणांक है, श्वसन गुणांक का मान 1 होता है शर्करा के लिए, यानी जितना लेंगे उतना छोड़ेंगे तभी तो 1 होगा।
तो शर्करा के लिए श्वसन गुणांक का मान क्या होगा, 1 होगा। और श्वसन गुणांक क्या है, छोड़े हुए CO2 और ग्रहण किए हुए O2 के अनुपात को, यानी अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। और शर्करा के लिए श्वसन गुणांक 1 होता है। वसा या प्रोटीन का श्वसन गुणांक का मान कितना होगा, वसा कहेगा या फिर प्रोटीन कहेगा तो इसका श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। तो इस मामले में आपको 1 से कम होने का मतलब क्या है, जितना ऑक्सीजन लेंगे उससे कम CO2 छोड़ रहे हैं, तभी तो 1 से कम होगा। नेक्स्ट है श्वसन गुणांक का मापन किससे किया जाता है, तो श्वसन गुणांक का जो मापन करेंगे गैनोंग श्वसन मापी से, ध्यान रख लीजिएगा, गैनोंग श्वसन मापी से श्वसन गुणांक को मापते हैं। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है, तो ग्लूकोज जो है ये पायरुविक अम्ल में विघटित होगा, इसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन होना ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अगला देखिए, पौधों में जल का अवशोषण। तो पौधों में मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो पौधों में मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण जो होता है परासरण के द्वारा होता है। परासरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर को किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, पौधों को पंखों के नीचे रख करके। पौधों को क्या करेंगे, पंखों के नीचे रख करके, पौधा है उसको पंखों के नीचे रख देंगे तो जड़ के द्वारा जल का अवशोषण तेजी से होने लगेगा। पादपों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, पादपों में जल का परिवहन जो होता है ये जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, ऊंचे वृक्षों में जाइलम से होता हुआ पानी ऊपर क्यों चढ़ता है। जो ऊंचे वृक्ष हैं उसमें जाइलम से होता हुआ पानी ऊपर चढ़ता है, क्यों, वाष्प उत्सर्जन, कर्षण तथा जल संसर्जन के कारण। तो वाष्प उत्सर्जन, कर्षण, जो वाष्प का जो होता है वाष्प उत्सर्जन होता है, तो इसीलिए पानी की ज़रूरत ऊपर बढ़ता है, तो इसीलिए जाइलम के माध्यम से पानी ऊपर चढ़ते जाता है। जड़ में जल के गति का पथ क्या होता है, जड़ में जो जल के गति का पथ होता है वो क्या होता है, तो एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकल और जाइलम। तो ध्यान रखिएगा, जड़ में जल की गति का पथ जो है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और जाइलम। नेक्स्ट देखिए, कोशिका का जल विभव विलय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, कोशिका का जल विभव विलय एवं दाब दोनों से प्रभावित होता है। जो कोशिका है इसका जल विभव विलय एवं दाब दोनों से विलय एवं दाब विभव दोनों से प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो जल विभव बराबर विलय विभव प्लस दाब विभव। नेक्स्ट देखिए, एकाग्रता ढाल के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहते हैं, तो एकाग्रता ढाल के खिलाफ कोशिका की हलचल को कहते हैं सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पौधों की वायुवीय भाग से जल के वाष्पीकरण को, जो पौधे होते हैं उसके वायुवीय भाग से जल के वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग भाप द्वारा हवा में उड़ जाता है, तो इसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पैरों के किस भाग में होती है। जो पानी है इसके वाष्पीकरण की जो क्रिया है पैरों की किस भाग में होते हैं, स्टोमोटा। स्टोमोटा जो पत्ती होता है ना उसमें जो छिद्र होता है उसी को स्टोमेटा कहते हैं। पादपों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया पौधे के किस भाग द्वारा होती है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया रंध्रों के द्वारा होती है। पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है, पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है, तो रंध्र के द्वारा। तो अधिकांश पानी खो जाता है यानी वाष्पित हो जाता है रंध्र के द्वारा।
रंध्र किस प्रकार खुलते हैं? तो रंध्र जो खुलते हैं गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने से। रंध्र के पास एक गार्ड सेल होता है, यानी गार्ड कोशिका होता है। तो गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने से क्या होता है? रंध्र खुल जाता है। रंध्र क्या होता है? खुल जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, एक वयस्क रंध्र में क्या उपस्थित होता है? एक वयस्क रंध्र जो होता है इसमें हरित लवक, कोशिका भित्ति, रिक्तिका। एक वयस्क रंध्र में क्या उपस्थित होता है? हरित लवक, कोशिका भित्ति और रिक्तिका। वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? तो वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले 4 कारक है। प्रकाश की तीव्रता, तापक्रम, आर्द्रता और वायु। प्रकाश की तीव्रता, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगा तो वाष्प उत्सर्जन भी बढ़ेगा, ताप बढ़ने से भी बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन घटेगा, वायु बढ़ने से क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन बढ़ेगा। देखिए पौधे अतिरिक्त जल से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधों के पास जो अतिरिक्त जल होते हैं वाष्प उत्सर्जन से उससे छुटकारा पा सकते हैं। पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? पौधा जो शिथिल होते हैं किसके वजह से? तो वाष्प उत्सर्जन के कारण पौधा क्या होता है? शिथिल होता है। किन परिस्थितियों में वाष्प उत्सर्जन कम होता है? उच्च आर्द्रता में। तो ध्यान दीजिए, आर्द्रता जैसे ही बढ़ जाएगा तो वाष्प उत्सर्जन क्या होगा? कम होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को किससे मापा जाता है? तो गैनोंग पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती है? तो वाष्पोत्सर्जन। वन वातावरण में नमी को किस माध्यम से बढ़ाते हैं? वन जो है वातावरण में नमी को किस माध्यम से बढ़ाते हैं? तो ज़्यादा वन रहेगा तो वातावरण में नमी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मान लीजिए कि ज़्यादा वन है, पेड़ पौधा है, तो वो क्या करेगा? वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा करेगा और वो वाष्पोत्सर्जन ऊपर जा कर के संघनित हो जाएगा, यानी वातावरण में जो है नमी बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा? बारिश होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो अभी वृक्ष जो है पर्यावरण कम हो रहा है तो इसी वजह से बारिश कम हो रहा है। तो बारिश कम इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो नमी है ऊपर में नमी की कमी हो जाता है। तो वन वातावरण में नमी को बढ़ाता है वाष्पो उत्सर्जन करके। वाष्पो उत्सर्जन का महत्व समझिए क्या है। यह खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में सहायता करता है। जो वाष्प उत्सर्जन होता है ये खनिज लवणों को जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने में सहायता करता है। जड़ कहाँ है? तो आप देख लीजिए कि आपका मान लीजिए एक ये पौधा है, ये एक पौधा है तो इसका जड़ यहाँ है। तो जड़ से लेकर के यहाँ से लेकर के जड़ से लेकर के यहाँ पत्तियों तक जो है ये क्या करता है? खनिज लवण को पहुँचाता है। वाष्प उत्सर्जन पौधों का तापक्रम संतुलित करने में सहायता करता है। जो पौधा है उसके ताप को संतुलित करते हैं, यानी पौधे के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। कौन? वाष्प उत्सर्जन। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है पौधों के ताप को संतुलित करने में कौन सहायता करता है? वाष्प उत्सर्जन। जल अवशोषण एवं रसारोहण में मदद करता है। जल के अवशोषण और रसारोहण में मदद करता है क्योंकि जितना ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा उतना जल को अवशोषित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल को नम बनाकर जल चक्र पूरा करने में मदद करता है। वायुमंडल को नम बना देगा, जल चक्र पूरा करेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह जल का संभरण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह जल का संभरण करता है। तो ये जो है आपका हो गया वाष्प उत्सर्जन कंप्लीट। अब जो है इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें पादप में पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन देखेंगे किस प्रकार से होता है। काफ़ी अच्छा कहा है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। यदि अच्छा लगा होगा और आप इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिले। सभी लोगों को धन्यवाद।